नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे। 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ एक आयत बनाया गया है जिसमें लंबाई दिया है 148 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। बोल रहा है इस आयत में बड़ा से बड़ा जो वृत्त बन सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे बड़ा वृत्त जो बन सकता है क्या यही बन सकता है? अगर इसमें देखा जाए तो जो आयत की चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक वही जो वृत्त बना है उसका व्यास भी उसी के बराबर है। अगर व्यास भी उसी के बराबर है तो यहाँ से व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर व्यास अगर दिया है 14 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या आधा हो जाएगा। 14/2 = 7। आर का मान आ गया 7। अगर त्रिज्या 7 आ गया है तो बोला है कि सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब इसी फार्मूले पर हम त्रिज्या का मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 इंटू 7/7। इसमें 7 से 7 कटेगा, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के। 154 सेंटीमीटर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। साथ ही कभी कभी आसान से आसान क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस सेट में रखा है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। 3 वृत्त हैं जो तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके एक रबर द्वारा बांधा गया है। रबर की लंबाई क्या है? उन तीनों वृत्तों को एक रबर द्वारा बांध दिया गया है। पूछ रहा है पूरी रबर की लंबाई क्या है। तो इसके लिए साथी हम देखेंगे कि रबर जहां तक वृत्त में चिपका हुआ है वहां तक से छोड़ के वहां से दूसरे वृत्त तक जाने में जितना लंबाई ले रहा है उतना एक वृत्त की जो बिंदु है, मध्य बिंदु जो वृत्त की है, वृत्त की मध्य बिंदु की दो वृत्तों की मध्य बिंदुओं के बीच की जो जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पर वृत्त से स्पर्श रेखा छूट रहा है, जो कि एक वृत्त में जो व्यास दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। जब वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो वृत्त का त्रिज्या जो होगा वो 5 सेंटीमीटर व्यास का आधा होता है। और यहाँ पर वृत्त का अगर आधा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, दूसरे भी वृत्त में 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिलाकर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एक वृत्त का व्यास हो जाएगा जो दिया गया है। उसी व्यास के बराबर यहाँ पर ये रबर जो दिख रहा है, यहाँ पर ये रबर है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो साथी सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसको, अगर जहाँ तक रबर स्पर्श नहीं कर रहा है वृत्त को, इसको छोड़ दें। अगर जहाँ वृत्त को स्पर्श कर रहा है रबर यहाँ से यहाँ तक, तो तीनों में यहाँ से यहाँ तक की अगर हम देखें तो तीनों में यहाँ से यहाँ तक की अगर देखें तो 120 डिग्री का कोण तीनों में बना रहा है। और तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री बनेगा, अर्थात एक नए वृत्त का पुनर्निर्माण हो जाएगा। एक नए वृत्त का जो पूरा का कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब 120 यहाँ है, 120 यहाँ है,
और 120 यहाँ है। तीनों को अगर जोड़ लें तो यहाँ पर 360 डिग्री का बन जाएगा। अर्थात एक वृत्त की परिधि 2 पाई r तक बन जाएगी अगर तीनों को जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों को काउंट करेंगे, उसके बाद इन तीनों को काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो रबड़ है उसकी लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में 120 डिग्री बन रहा है तो 120 डिग्री लिखेंगे। कितने में बन रहा है 120 डिग्री, तो एक वृत्त में 360 डिग्री बनता है, तो उसमें से 120 डिग्री बन रहा है तो 120 डिग्री 360 में से बन रहा है, प्लस कर देंगे। इसमें बोला है कि जो वृत्त है वो बाद में बनता जो है वो 360 डिग्री बनता है। 360 डिग्री बनता है तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r हो जाती है। तो वृत्त की परिधि लिख देंगे, क्योंकि हमें वृत्त की ऊपर जो रबड़ है उसकी लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो इसे काटा पीटी करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ d से गुणा करेंगे प्लस यहाँ 2 पाई r रखेंगे, और यहाँ जो d है, d माना कि व्यास है, ये d को हम व्यास मानकर चल रहे हैं। यहाँ 3d इसलिए है क्योंकि एक यहाँ से यहाँ तक की एक d यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर का, एक d यहाँ हो गया 10 सेंटीमीटर का। ये जो लंबाई दिख रहा है ये 10 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर का है और ये भी 10 सेंटीमीटर का है। अब इसको हमने d माना है क्योंकि व्यास 10 सेंटीमीटर वृत्त का है, व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, तो ये भी d से डिनोट हो सकता है क्योंकि व्यास माना है 10 सेंटीमीटर, ये भी d से डिनोट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आया है 3d आया, इस कोण से आया, इस कोण को निकाले तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकली है 3d निकली है, और 2 पाई r जो वृत्त की परिधि बनी हुई है उसकी है। अब यहाँ से देखेंगे अगर d का मान रख दें और r का मान रख दें तो हमारी रबड़ की लंबाई जो है आ जाएगी अच्छे से। अब यहाँ d के जगह हम रख सकते हैं 10 प्लस 2 पाई, r के जगह हम रख सकते हैं d का आधा, यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5, 10 का आधा 5। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, प्लस यहाँ 2 पाई में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पाई आ जाएगा, जो कि आंसर की में हमारा यही इतना ही आंसर दिया ही है। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आगे जो आएगा आंसर वो आएगा। बाकी अभी के लिए यहाँ पर जो आंसर आया है आयोग द्वारा वो 30 प्लस 10 पाई आया है आंसर हमारा। इसमें जो रबड़ की लंबाई है वो 30 प्लस 10 पाई है हमारा आंसर। ए बी और सी त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है इसमें क्वेश्चन की 3 वृत्त है, तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए साथियों सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होता है। उसके लिए फार्मूला होता है कि अर्ध परिमाप इक्वल त्रिभुज की पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे में 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं रख दे रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। त्रिभुज की अर्ध परिमाप को S से डिनोट करते हैं। S इक्वल पहली भुजा A प्लस B, A और B के बीच में पहली भुजा का मान क्या है, A और B, A B प्लस, या फिर इसे A प्लस B भी लिख सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस, दूसरी भुजा है बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस, तीसरी भुजा है सी प्लस ए, सी प्लस ए बटा में 2। अब इसे लिख सकते हैं एस इक्वल, यहाँ पर देखिए एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2a हो गया, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 के बाद a हो गया प्लस, एक भी यहाँ है, एक भी यहाँ है, 2 भी है, इसलिए 2 कॉमन चला गया, यहाँ b आ गया प्लस, एक सी यहाँ है, एक सी यहाँ है, यहाँ सी आ गया, 2c था, एक 2 कॉमन हो गया, एक सी बचा जो यहाँ आ गया, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दिया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा जो अर्ध परिमाप आया a प्लस बी प्लस सी आया। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो इसी पर रखेंगे मान, तो अंडर रूट एस का मान है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अब ब्रैकेट में लिखेंगे एस माइनस ए, एस का मान है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए का मान क्या है? ए माइनस बी, ए की जगह हम लिख सकते हैं ना ए माइनस बी, यहाँ तक को हम ए मान ले, यहाँ तक को बी, यहाँ तक को सी, तब ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी, पुनः फिर एस का मान एस माइनस बी है, तो एस की जगह ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, बी की जगह बी माइनस सी है, बी माइनस सी, फिर से अगला स्टेप एस माइनस सी है, एस का मान है ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए। ओके, तो इसमें से काटा पीटी करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस ए माइनस बी कट जाएगा, प्लस ए प्लस बी से, और यहाँ पर माइनस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, यहाँ पर माइनस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद यहाँ बचेगा, पहले स्टेप में बचेगा सी, दूसरे में बचेगा ए, तीसरे में बचेगा बी, अर्थात ए इंटू बी इंटू सी बचेगा, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये रहा हमारा राइट आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी सी, हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्षलंब की लंबाई क्या है? इसमें कह रहा है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की पहचान नहीं दिया है, बोल रहा है कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा 30 मीटर, 72 मीटर, 78 मीटर है, जिसमें 72 मीटर भुजा पर
डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर पहले पहचानेंगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है। यहाँ दिया गया किसी त्रिभुज की भुजाएं। तो सबसे पहले हम इसे तीनों भुजाओं को त्रिभुज की ए बी और सी मान लें। उसके बाद सबसे पहले तो त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं उन्हें अनुपात में कन्वर्ट कर लें, अर्थात आसान कर लें काट पीट के। 72 सेंटीमीटर और 78 सेंटीमीटर। और अगर तीनों को 6 से डिवाइड करें तो 6 × 25 30, 12 × 72, 13 × 78, 6 के 6, 13 × 78, 5:12:13 आए हैं। ठीक है, इसे अनुपात में करने का पर्पज मेरा है कि ये आसान हो जाता है कैलकुलेट करने में। तो अब बोला है किसी त्रिभुज की भुजाएं, इसमें त्रिभुज नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहचानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से 13 के स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 169 इक्वल 25 प्लस 144 इक्वल 169 इक्वल 169। 169 बराबर 169। अतः दोनों लेफ्ट हैंड राइट बराबर है। इससे हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें हमने तीनों भुजाओं को ए बी सी माना है। ए का मान है 5, बी का मान है 12 और सी का मान है 13। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं और ऊपर का मान जो 30, 72, 78 है ये भी लिख सकते हैं। तो हम 30, 72, 78 का मान ही लिखते हैं। ए का मान दिया है ए से बी तक आने में 30 सेंटीमीटर और बी से सी तक जाने में 72 सेंटीमीटर और सी से ए में जाने के लिए 78 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला है 72 सेंटीमीटर भुजा पर लंब डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई क्या है। 72 सेंटीमीटर भुजा यही है। अब इस पर अगर कोई लंब पड़ता है तो कैसे पड़ेगा, वो ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, ऊपर से इसी पर लंब आएगा तभी तो शीर्ष लंब होगा 72 सेंटीमीटर वाले भुजा पर। तो जो शीर्ष लंब पड़ेगा तो क्या अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या इसका जो लंब है, ये लंब है जो 72 पर पड़ रहा है, ये चीज एक लंब है। वो किसका लंब है, 30 का लंब है। 30 से 72 पर पड़ रहा है, अर्थात जो हमारा आंसर है वो 30 ही आंसर है। इसमें साफ साफ बोला है 72 मीटर भुजा पर डाले गए जो शीर्ष लंब है उसकी लंबाई, ये जो शीर्ष लंब है इसकी लंबाई, इस पर जो शीर्ष लंब पड़ रहा है उसकी लंबाई क्या है, तो यही लंबाई है जो कि इस शीर्ष लंब पर पड़ रहा है। 72 सेंटीमीटर वाली भुजा जो है यही है। इस पर शीर्ष लंब की लंबाई कितनी पड़ रही है, 30 सेंटीमीटर, जो कि 90 डिग्री की बना रही है। यही तो शीर्ष लंब है 72 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे। किसी समत्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
150 मीटर तथा एक विकेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकेट की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 मीटर और एक विकेट की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है दूसरे विकेट की लंबाई क्या है। एक समचतुर्भुज है साथियों, जिसमें पहला विकेट है D1, दूसरा विकेट है D2। इनमें आमने सामने की जो भुजा होती है अक्सर समान होती है और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। और साथ ही इसमें क्षेत्रफल दे दिया है और पहला विकर्ण दे दिया, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला एक होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले इनका मान लिख देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो दिया है इसमें 150 मीटर दिया है और इसमें D1 विकेट जो दिया है, पहला विकेट दिया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा विकेट पूछा है यानी कि D2 पूछा है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 इंटू पहला विकेट मल्टीप्लाई दूसरा विकेट। ठीक है, इसमें पहला विकेट का मान दिया है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान 150 दिया है। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे दोस्तों। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 150 मीटर इक्वल 1/2 इंटू में पहला विकेट का मान दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू दूसरा विकेट पूछा है, D2 पूछा है। तो यहाँ से 2 से 10 को काट देंगे 5 बार, यहाँ से D2 इक्वल 150/5 आ जाएगा, 5 3 15 30। दूसरा विकेट का मान आ जाएगा साथियों 30, जो कि हमारा सेंटीमीटर में है। राइट आंसर 30 सेंटीमीटर। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार कौन सी टॉपिक पर मैं मैथ का वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।